हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोमेटा। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ओके, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिससे मैंने आपको बताया है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप उसको कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखेंगे बच्चे, स्टोमेटा क्या होता है। बेसिकली स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करना। प्लांट में जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है ना, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू these pores for photosynthesis. Gas exchange also occur in stems and roots. Excess water is lost through stomata transpiration. ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टोमेटा एक बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, गैस का एक्सचेंज करना। ठीक है, कब, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। प्लस ये कह रहे हैं कि गैस एक्सचेंज स्टोमेटा में तो होता ही है, साथ ही साथ स्टेम्स और रूट्स में भी होता है। क्लियर। अब स्टेम और रूट्स में कैसे होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, आप मेरे चैनल पे हो तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपने पता नहीं कहीं पढ़ा होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर बता देती हूँ कि देखो, स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज तो होता है, लेकिन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ में। लेकिन स्टेम और रूट्स में कैसे होता है ये तो आपको सोचना चाहिए। तो बच्चे, स्टेम्स में कैसे होगा, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है लेंटिसेल्स। कहीं नोट डाउन कर लेना, लेंटिसेल्स। अब ये लेंटिसेल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि पेड़ों में स्टेम्स पे छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। कभी कभी आप उसको नाखून से निकालते भी होंगे, है ना। वो जो पोर्स होते हैं ना, वो स्टेम्स को सांस लेने में मदद करते हैं, गैस को एक्सचेंज लेने करने में मदद करते हैं। तो रूट्स में कहाँ से होता है, रूट्स में बच्चे डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। सॉइल से जब वाटर आता है ना, तो सॉइल्स में रूट्स धसे हुए होते हैं, तो उसके अंदर जो एयर स्पेस होता है सॉइल्स के अंदर, उस एयर स्पेस से डिफ्यूज़ होके ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर आता है, और इस तरह से भी गैस उसको मिलता है। ठीक है, एक्सेस वाटर इज लॉस थ्रू स्टोमेटा। देखो, स्टोमेटा से वाटर एक्सेस हो जाता है, ये तो आपको पता है। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है। इसीलिए अभी आगे मैं बताऊंगी, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, वो ड्यूरिंग सनलाइट, जब डेजर्ट प्लांट में बहुत ज़्यादा हॉट होता है वेदर, तो सुबह के समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। तो जब स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो रात में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और रात में उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब आगे हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड चेंज करते हैं वो मैलिक एसिड में, फिर उसका यूज़ वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे करते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहना ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, व्हेन CO2 इज लो, स्टोमेटा ओपन टू टेक इन CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कंट्रोल्ड बाई गार्ड सेल्स। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब CO2 लो होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और CO2 ले लेता है, कब, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है कि उस टाइम पे CO2 की जरूरत होती है। तो जब CO2 लो रहेगा तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होंगे कैसे, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा और फोटोसिंथेसिस के लिए वो CO2 गैस लेगा। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो आपका क्या है, स्टोमेटा है, आपको पता है स्टोमेटा है, और ये है स्टोमेटा पोर्स। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होंगे, बिकॉज ऑफ गार्ड सेल्स, है ना। जब वाटर मिलता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, जब गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं, जब वाटर एंटर होता है तो पोर ओपन हो जाता है, फिर गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, जब वाटर लीव करता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये तो इसके ओपन और क्लोज होने का जिम्मेदार कौन है, गार्ड सेल। ये चीज़ भूलना मत, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है कि गार्ड सेल का काम क्या है, या फिर स्टोमेटा ओपन और क्लोज क्यों, ड्यू टू, तो कई सारे ऑप्शंस देगा जिसमें आपको गार्ड सेल भी देगा। तो गार्ड सेल आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओपनिंग स्टोमेटा एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एक्टिविटी दी है आपकी जिसमें कि आपको देखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। अब देखो, ये जो एक्टिविटी इसको करते क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, या उसके बगैर भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 जार लेंगे, ठीक है, उसमें सेम
सेम शेप एंड साइज का प्लांट रखेंगे और एक जार में हम क्या करेंगे, प्लांट रखेंगे विथ वॉच ग्लास विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब आगे देखो, टेक 2 हेल्दी प्लॉटेड प्लांट्स नियरली सेम साइज, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, place each plant on separate glass plates, place watch glass with couch beside one plant, cover both with separate base jar and seal with Vaseline, keep in sunlight for 2 hours, pluck a leaf from each plant and taste for starch, do both leaves show the same amount of starch, what can you conclude from this activity। देखो क्या कह रहा है कि पहले हम दोनों प्लांट को जार में रखेंगे, रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे। अब डार्क रूम में क्यों रखेंगे, क्योंकि डार्क रूम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो जो स्टार्च ऑलरेडी बना हुआ होता है प्लांट के अंदर, वो स्टार्च का वो यूज़ कर लेता है प्लांट। तो 2 से 3 दिन में अब उनके पास कुछ भी स्टार्च नहीं बचे होंगे और CO2 नहीं बची होगी। अब उसके बाद वो क्या करते हैं कि 2 जार जो में प्लांट को रखा है, तो एक में हम क्या प्लेस कर देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब रखेंगे हम 2 घंटे के लिए सनलाइट में इन दोनों जार को, ठीक है। अब सनलाइट में रखेंगे तो हम अब 2 से 3 घंटे के लिए सनलाइट में रखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। अब 2 से 3 घंटे बाद हम क्या करेंगे कि इसकी पत्ती और इसका पत्ती निकाल के हम आयोडीन टेस्ट करेंगे कि इनके पत्तियों में स्टार्च है या नहीं है। तो जब हम इनका लीफ देखते हैं तो इनमें स्टार्च नहीं है, इनका लीफ देखेंगे तो इनमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो इससे क्या पता चला कि जो जार को बंद रखा गया था और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखी थी, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारे CO2 को अब्जॉर्व कर लिया, तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो ही नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि CO2 को सारा का सारा इसने एब्जॉर्व कर लिया था और इनमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हुई, क्योंकि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, इसको प्रॉपर CO2 मिला और इससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, वाई स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, व्हेन ओपन व्हेन CO2 इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने की जरूरत क्यों है, इसलिए क्योंकि जब CO2 की जरूरत होती है तो स्टोमेटा ओपन होता है और CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और क्लोज कब होती है, व्हेन CO2 इज नॉट नीडेड और वाटर लॉस इज हाई। जब CO2 की जरूरत नहीं होती है तो स्टोमेटा क्लोज होता है, नहीं तो फिर क्या होगा, वाटर उससे निकलता चला जाएगा और फिर क्या होगा, प्लांट के पास वाटर नहीं बचेगा, यानी ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, व्हाट डू दिस एक्टिविटीज शो, सनलाइट इज एसेंशियल, स्टोमेटा अलाउ इन CO2 इज यूज टू मेक फूड, फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ये सिंपल सी बात है कि सनलाइट की जरूरत होती है तो स्टोमेटा ओपन होता है ना, सॉरी CO2 की जरूरत होती है तो स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है। फिर स्टोमेटा CO2 को अलाउ करता है, लेता है, और सनलाइट की जरूरत है, फिर स्टोमेटा ने अपना काम किया, फिर CO2 इज यूज टू मेक फूड, फिर CO2 से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, फूड बनता है और देन फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। क्लियर है ये बात। अब देखो, मोर रॉ मटेरियल्स नीडेड बाय ऑटोट्राफ्स, हम ऑटोट्राफ्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप मेरी लास्ट वीडियो को एक बार चेक कर लो, ठीक है। और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है, मैं फिर से उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगी। अब देखो, इन सब चीज़ों के अलावा भी प्लांट को क्या होती ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की, वाटर तो है ही ऑब्वियसली, नाइट्रोजन नीडेड फॉर एनर्जी ट्रांसफर एंड ग्रोथ, फास्फोरस की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत प्लांट को होती है और ये सब किससे मिलती है प्लांट को, सॉइल से। तो सॉइल में इसलिए हम क्या करते हैं, खाद का यूज़ करते हैं। और अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि जितना फर्टिलाइज होगा आपका सॉइल, उतने अच्छे प्लांट होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स नीड नॉट ओनली अ सनलाइट और CO2 बट ऑल्सो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। अब की टेक अवे अगर होगा तो स्टोमेटा कंट्रोल गैस एक्सचेंजेस, सनलाइट CO2 प्लस वाटर, फूड बनता है, स्टार्च इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, प्लांट नीड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल फॉर ग्रोथ। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखिए ऑटोट्रॉफ हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ में हमने देखा था कि ऐसे न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद पका लेते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं।
अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं अपने खाना बनाने के लिए, उन पे आश्रित होते हैं, उन मतलब किसी और से उनको क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। और हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज। ठीक है, फूड सोर्सेज में भी स्टेशनरी, एग्जाम्पल ग्रास और मोबाइल, एग्जाम्पल डेयर। अभी मैं बताती हूँ इसको। फूड इज टेकन इन ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी देन अब्सॉर्ब्ड, एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होगा, कैस्कटा, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म्स। देखो हेट्रोट्रॉफिक में क्या बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये सोर्स ऑफ फूड या तो स्टेशनरी यानी ग्रास यानी कहीं एक जगह पर ही रहेगा या फिर मूव हो सकता है। अगर हेट्रोट्रॉफ में तो बच्चे हार्बीवोरस है ना, जो सिर्फ घास खाते हैं, तो उनके जो फूड होंगे वो तो स्टेशनरी होंगे। लेकिन जो कार्निवोरस हैं उनके फूड क्या होंगे, मोबाइल होंगे, वो स्नैच करके, शिकार करके अपना खाना खाते हैं। सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड मैटर्स पे, डेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे वो क्या होते हैं, अपना खाना उससे बना लेते हैं। जैसे फंजाई हो गए, वो उस पर ही ग्रो करते हैं फूड डेड मैटर्स पे, और उससे अपना खाना ऑब्जॉर्व करते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, किसी भी लिविंग थिंग्स पे, लिविंग भी ऑर्गेनिजम्स पे ये चिपक के रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस। अब न्यूक्लियस की बात, इसकी बात करेंगे। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फूड में एंटर एनीवेयर ऑन द सेल सरफेस। अब देखो ये है अमीबा, आपको पता है। अब इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये अपना खाना कैसे लेते हैं, ये चीज़ देखना। देखो अमीबा में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो अपना खाना लेता है। देखो ये पहले समझो इसका स्ट्रक्चर। अमीबा को आपको पता है कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई डिफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये देखो ये है इसका स्यूडोपोडिया, इसको फॉल्स फीट कहते हैं। जब इसको मूव करना होता है तो इस स्यूडोपोडिया को फॉर्म करता है, ठीक है, जिससे वो मूव कर सके। अब फूड वैक्यूल, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब अभी मैं बताऊंगी कि फूड लेता कैसे है तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो फर्स्ट क्या करता है, जब वो कोई खाना देखता है तो उसके सामने आके उस खाने के आसपास वो अपने आप को घेर लेता है, माने कि खाने को वो चारों तरफ से पहले घेर लेता है। घेरने के बाद पहले स्यूडोपोडिया निकालता है, उसके बाद वो खाने को चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद फिर वहाँ फॉर्म करता है वो फूड वैक्यूल, एक बबल जैसा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड के ऊपर ये फॉर्म करता है। उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स उस फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो फिर वो उससे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट है उसको वो किससे निकालेगा, अपने सेल मेम्ब्रेन से वो उसको डिस्चार्ज कर देता है। क्लियर हो गई ये बात। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रोकन डाउन इनसाइड फूड वैक्यूल्स एंड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। Indigested material is moved to the surface and thrown out. In paramecium, food enters at a specific spot by cilia movement. ये तो मैंने आपको बता दिया अमीबा की बात। अब पैरामीशियम में देखो कैसे होता है। पैरामीशियम में देखो इनका भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इनके जो बॉडी पे सीलिया होते हैं कई सारे, दिख रहा है आपको, ये हिलते रहते हैं और ये मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट में इसकी मदद करते हैं। तो जब ये फूड पार्टिकल्स देखते हैं ना तो सीलिया उसको फूड, सपोज ये फूड है, उस फूड पार्टिकल को ये कहाँ लेके जाता है, स्पेसिफिक स्पॉट की तरफ लेके जाता है, जिसको ओरल ग्रूव कहते हैं। यहाँ पर ये जा कर के अंदर ये बंद हो जाता है फूड वैक्यूल में। अब ये बंद हो जाता है तो यहाँ पर एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते, तोड़ देते हैं। फिर वहाँ से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपना न्यूट्रिशन। फिर जो वेस्ट होता है वो यहीं पे कहीं पे एक एनल पोर होता है, वहाँ से वो निकल जाता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एक चीज़ और याद रखना कि इनका जो फूड लेने का तरीका होता है उनको क्या बोलते हैं, इनका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे, ये एक आपको बता दे रही हूँ। अब दूसरी बात देखो, ह्यूमन में भी जो न्यूट्रिशन होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। पहले आप ये समझो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपने खाने को अंदर लेता है और पचाता है, खाने को अंदर लेता है, पचाता है, वो कैसा हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब सेप्रोफाइटिक आपको बताया, पहले मैंने बताया था, देखो
फाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें आपको मैंने क्या बताया था, डेड और डिकेइंग मैटर पे ये ग्रो करते हैं और अपना खाना इससे लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स यानी ये लिविंग होस्ट से चिपके हुए होते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और एक होता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से चिपकते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशन बताते हैं। उनका अलग तरीके से फूड लेने का तरीका होता है, उनका अलग तरीके से, लेकिन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्गी और फंगस, एल्गी प्लस फंगस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में होता है लाइकेंस, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, लेगुमिनस प्लांट, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं ह्यूमन की। देखो ह्यूमन का आपको पता है कि ह्यूमन के लिए प्रॉपर एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसके थ्रू खाना अंदर आता है और पचता है और वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एलिमेंट्री कैनाल अ लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस, डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, फूड गोज थ्रू दिस पार्ट स्टेप बाय स्टेप, ईच स्टेप हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, है ना। ये आपको बता दिया कि इनमें डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो उनका अपना काम होता है। फूड जो है एक जगह से पास होके स्टेप बाय स्टेप जाता है, और ये क्या स्टेप में होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ठीक है। देखते हैं हम इसको। एलिमेंट्री के पार्ट्स क्या क्या होंगे, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस, ठीक है। फूड एंटर्स एट माउथ, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, फिर वेस्ट एलिमिनेटेड एट एनस। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखो, फूड फ्रॉम माउथ टू न्यूट्रिशन, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, इट पासेस थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फूड इज क्रस्ड बाय टीथ एंड वेटेड टू मेक इट स्मूथ। अब देखो क्या करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। मतलब कि पहले तो टीथ क्या करता है, फूड को क्रश करता है, फिर थोड़ा सा उसको गीला बनाता है ना, ताकि हमें उसको खाने में आसानी हो। सलाइवा क्या करता है, फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड इट इज नॉट जस्ट अ वाटर, इट कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। इस मतलब सलाइवा का क्या होता है, वो सैलिवरी ग्लैंड से बाहर निकलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं होता, इसमें सैलिवरी एमाइलेज होता है जो कि एक एंजाइम है, वो क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। क्लियर। फूड इज मिक्स थॉरली विद सलाइवा एंड मूव अराउंड इन द माउथ बाय द मस्कुलर टंग। अब सलाइवा बना दिया, सलाइवा घुल गया फूड के साथ और उसको क्या बना दिया, निगलने लायक बना दिया। अब निगलेगा कैसे, बिकॉज ऑफ टंग, है ना, तो उसमें काम करता है मस्कुलर टंग्स। Food is moved in a regulated way along the digestive tube by rhythmic muscular contraction, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। This pushes food forward। जब हम यहाँ से फूड टीथ से चबाने के बाद क्या हुआ, फूड को जब हम यहाँ से निगलते हैं, नीचे जाता है, तो यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड हमारा नीचे स्टमक तक जाता है। तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना, भूलना नहीं। ये जो इस तरह के जो की पॉइंट्स होते हैं ना, इसको आप कहीं बुक पे या कहीं पे नोट डाउन करके रखा करो, ठीक है। आगे, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिसिस कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। क्लियर है। अब देख लो कि क्या क्या चीज़ें काम में आती हैं। माउथ, बकल कैविटी, ठीक है, जिसमें फूड इज च्यूड एंड मिक्स विद सलाइवा। टंग मिक्सेस फूड विद द सलाइवा एंड हेल्प इट स्वॉलिंग। अब स्वॉलिंग हो गया, फिर डायाफ्राम, ईसोफेगस, ये सारी चीज़ें। फूड पाइप दैट मूव्स फूड टू स्टमक, एक फूड पाइप होता है जो माउथ से स्टमक तक होता है। फिर स्टमक होल्ड फूड एंड मिक्सेस इट विद डाइजेस्टिव जूस। फिर बाइल डक्ट होते हैं, कैरीज बाइल फ्रॉम लीवर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बाइल डक्ट होते हैं ना, वो क्या, देखो बाइल तो बनाता है लीवर, लेकिन स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर से जो बाइल डक्ट होते हैं ना, वो कहाँ लेके जाते हैं बाइल्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। लीवर देख लो, डायफ्राम हेल्प इन ब्रीदिंग एंड एड्स डाइजेशन। लीवर जो है प्रोड्यूसेस बाइल विच हेल्प इन डाइजेस्टिव फैट्स को डाइजेस्टिव करने के लिए वो क्या करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। अब गॉल ब्लैडर में स्टोर्स एंड रिलीज बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन।
पैनक्रियाज हेल्प क्या करता है, प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जिससे वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आता है तो वहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिशन होता है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म फेसिस, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब डाइजेशन कंप्लीट न्यूट्रिशन सारी चीज़ें जब एब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। वहाँ पे कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, है ना, जैसे वाटर हो गया और कुछ सॉल्ट होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद फीसेस यानी कि मल क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल, है ना, वो यहाँ पे फॉर्म होता है, फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी मैंने आपको बात बता दी। अब देखो डाइजेशन इन स्टमक, फूड एंटर्स फ्रॉम माउथ, आपको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक वॉल रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको कहीं नोट डाउन करना। जब फूड स्टमक में आता है तो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक वॉल क्या करते हैं, रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो पेप्सिन होते हैं और म्यूकस। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। ठीक, पेप्सिन क्या करते हैं, अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अ सिंपलर फॉर्म्स। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेशन करना, उसके लिए वो क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। अब म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉल से रिलीज होती है तो वो तो बहुत ज़्यादा एसिड खतरनाक होती है, तो वो स्टमक को क्यों नहीं प्रभावित करती है या उसको अफेक्ट करती है, बिकॉज ऑफ म्यूकस। म्यूकस उसके वॉल को प्रोटेक्ट करती है, किस चीज़ से, एसीएल से बचाने के लिए। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, आई थिंक आपका वीडियो अब लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़। ठीक है, आई होप मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो अपलोड हो जाए। थैंक यू सो मच।